हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 43। जिसने 42 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है व्यक्तिवाद का टॉपिक, जिसमें पहले हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या इनमें से सभी। तो अगर हम लेसेज फेयर की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है? तो इसका जो अभिप्राय होता है, ये होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था GCM विसेट दी गॉर्ने। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन इनके मुंह से निकल गया, क्या निकल गया? लेसेज फेयर। यानी कि इसका जो अर्थ होता है वह होता है चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना। ठीक है, तो तभी से व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका फिर प्रयोग करने लगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेसेज फेयर यानी अवंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों ए और बी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेसेज फेयर यानी कि अवंध नीति का सिद्धांत किससे हो सकता है? सकारात्मक विचार से तो होगा नहीं, तो फिर किससे होगा? नकारात्मक विचार से। ठीक है, तो क्या है? लेसेज फेयर अवंध नीति का सिद्धांत स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था। नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय क्या होता है? प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। किसने कहा है? प्रोफेसर CF स्ट्रॉन्ग ने, प्रोफेसर KC वियर ने, प्रोफेसर लास्की ने, या फिर जेम्स वाइस ने। तो किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर KC वियर ने। ठीक है, प्रोफेसर KC वियर ने आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र के शक्तिशाली होने एवं बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए शक्ति की राजनीति, आर्थिक मंदी की राजनीति और लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति एवं दलीय राजनीति को मुख्य कारण माना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? आलमंड एंड पावेल ने, लासवेल व कापलान ने, रॉबर्ट A डहेल ने, या फिर गिलक्राइस्ट ने। तो ये पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है लासवेल व कापलान ने। ठीक है, किसकी परिभाषा है? लासवेल व कापलान की। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन ने, हैंस मार्गेंथो ने, चार्ल्स हैगन ने, या फिर हेराल्ड लासवेल तथा अब्राहम कैप्लन ने। तो किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड लासवेल तथा अब्राहम कैप्लन ने। ठीक है,
तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है शूकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन, आदर्शवादी दर्शन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा दर्शन कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शूकर दर्शन। ठीक है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को भौतिकवादी कहकर विचारकों ने उसकी आलोचना की है। कार्लाइन ने बेंथम के उपयोगितावादी राजनीति दर्शन को शूकर दर्शन कहा है। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शक्ति विनिश्चय के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? लासवेल की है, आमंड की है, ईस्टन की है या फिर लास्की की है? तो किसकी ये परिभाषा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लासवेल की परिभाषा। ठीक है। लासवेल ने अपनी जो पुस्तक है इनकी वह है पावर एंड सोसाइटी में शक्ति को इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी उसी पुस्तक में लिखा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन के आधारभूत अवधारणा है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। डेविड एप्टर, एलन वॉल, एमॉस या फिर लीकॉक? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो ये है, इसमें राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एलन वॉल। ठीक है। कौन है? एलन वॉल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? डेविड ईस्टन ने, रॉबर्ट डहल ने, लासवेल ने या फिर आर्थर बेंटले ने? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की जो संकल्पना है वह किसने दी थी? तो ये दी थी आर्थर बेंटले ने। ठीक है। किसने दी थी? आर्थर बेंटले ने दी थी। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन या फिर मानव स्वभाव का अध्ययन? कैटलिन की बात हो रही है। ठीक है। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र उनके अनुसार क्या है? तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का अध्ययन। कैटलिन राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। वे लिखते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। ठीक है। तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो ये है शक्ति का अध्ययन करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अरस्तु के अनुसार दास्ता, ठीक है, क्या है? देवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और देवीय है किंतु निंदनीय है या फिर प्राकृतिक और लाभप्रद है? तो अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? तो देखो, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? यह है प्राकृतिक है और यह स्वामी तथा दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक और लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले 27 था, तो उसमें जो ऑप्शन दिए थे वो करेक्ट नहीं दिए थे, इस वजह से वो वाला क्वेश्चन नहीं लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे,
सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम अरस्तू की बात करते हैं, वो नागरिकता की अवधारणा क्या क्या बताते हैं, तो इसमें देखो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। ठीक है, तो अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर कुछ जो भारतवासी हैं भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तू क्या बोलता है, राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 जो दशाएं हैं उसने बतलाई हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी दशाएं थी वो, पहली ये थी कि किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि जो वहाँ के स्त्री बच्चे दास और जो विदेशी हैं उनको नागरिक नहीं माना जाता। ठीक है, दूसरा है किसी भी अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि के द्वारा यह अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। तीसरा है उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों। और चौथा है निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये 4 जो दशाएं हैं उसने बतलाई थी कि राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की उसने 4 दशाएं बतलाई थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, बाध्यकारिता, सांपीय, स्वेच्छा या फिर दया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बाध्यकारिता। ठीक है, नागरिक समाज के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्या में अंतर है, फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर दोनों सहमत हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया, और ऑप्शन डी है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन दिए हैं परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है, ये है ऑप्शन नंबर सी, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, डेविड ईस्टन को, चार्ल्स मैरियम को, ग्रेवियल आमंड को या फिर ग्राम बाल्स को। तो किसको माना जाता है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैरियम को। ठीक है, चार्ल्स ई मैरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है, जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रॉस या फिर चार्ल्स मैरियम। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है, तो कौन है ये, तो ये है डेविड ईस्टन। ठीक है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय किसको जाता है, तो ये डेविड ईस्टन को जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया, डेविड ईस्टन, लिपसेट, ग्राम बाल्स या फिर ग्रेवियल आमंड।
तो किसने दिया? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान किसने दिया? तो ये दिया ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन ने। किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन या फिर एमिल बोरेल। तो प्रश्न तीनों एक जैसे थे, है ना। तो क्या बोल रहा है इसमें? व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।